Hello students, in today's lecture number 1 on mechanical properties of solids for class 11, we shall discuss the basics of this chapter and also we shall have discussion on meaning of elasticity, plasticity, stress and strain. All of you know that a rigid body is a solid object which does not change its shape and size. कोई भी रिजिड बॉडी है कोई भी ये रिजिड बॉडी है सपोज, जैसे आप कंसीडर कर सकते हो कि ये पेन एक रिजिड बॉडी है। मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए कि ये पेन एक रिजिड बॉडी है, तो इसकी शेप और साइज जो है चेंज नहीं होती है अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स। किसी भी फोर्स के अप्लाई करने पर, जब किसी ऑब्जेक्ट पर, ये कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर जब तक कोई फोर्स, जब कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और इस एक्सटर्नल फोर्स के लगाने से यदि इस ऑब्जेक्ट या बॉडी की शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आता है तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट और बॉडी रिजिड ऑब्जेक्ट और रिजिड बॉडी है। बट ये भी हम जानते हैं कि इन रियलिटी देयर इज नो ऑब्जेक्ट और बॉडी विच इज रिजिड इन रियलिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट और बॉडी रिजिड बॉडी नहीं हो सकता, ये सब आप जानते हैं। आप जब इस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की अमाउंट को जब आप बढ़ाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट और बॉडी की शेप और साइज में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। इवन जो यदि ये ऑब्जेक्ट स्टील का भी क्यों ना हो तब भी इसको जो है स्ट्रेच किया जा सकता है। जैसे ये स्टील की कोई रॉड है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है, इसको बेंड किया जा सकता है, इसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इसको बेंड किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और किस अमाउंट का लगा रहे हैं। द फोर्स दैट चेंज द शेप और साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, अब इस फोर्स के कारण इन ऑब्जेक्ट्स की शेप और साइज बदली है। किसके कारण बदली है? ये जो फोर्स अप्लाई किया है हमने, इसके कारण इसकी शेप और साइज इस ऑब्जेक्ट की बदल गई, इससे रॉड की भी बदल गई। तो जिस फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में चेंज आ जाता है वो फोर्स क्या कहलाते हैं? ये जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं इनको हम नाम देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्सेज। क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्सेज। डिफॉर्मिंग फोर्सेज इनको हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब डिफॉर्मिंग फोर्सेज का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे एक्सटर्नल फोर्स जिनको किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पर लगाएं तो उस ऑब्जेक्ट और बॉडी की शेप और साइज में चेंज आ जाए तो ऐसे फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएंगे। ठीक है या नहीं? जैसे ये पेंसिल मेरे हाथ में है, अभी मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो इस पेंसिल का कुछ नहीं हो रहा है, इसकी शेप और साइज में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फोर्स का अमाउंट बढ़ाऊंगा तो मैं इस पेंसिल को ब्रेक कर सकता हूं, टुकड़ों में बांट सकता हूं। तो ऐसे फोर्सेज जिनके अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट और बॉडी की शेप और साइज में चेंज आ जाता है, ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेज को हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्सेज कहते हैं। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द फोर्सेज दैट चेंजेस द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्सेज। वे फोर्सेज जिनके किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में चेंज आ जाता है वो डिफॉर्मिंग फोर्सेज कहलाते हैं। और ये फोर्स, ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दीज फोर्सेज डू नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशन। ये जो डिफॉर्मिंग फोर्सेज हैं, ना तो इनसे ट्रांसलेशनल मोशन आता है ऑब्जेक्ट का, यानी ट्रांसलेशनल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, और ना ही रोटेशन आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो डिफॉर्मिंग फोर्सेज जो है, ना तो ट्रांसलेशनल मोशन ना ही रोटेशनल मोशन, दोनों ही इस ऑब्जेक्ट की केस में जो है प्रोड्यूस नहीं की जा सकती इन डिफॉर्मिंग फोर्सेज की वजह से। तो ध्यान दीजिएगा, डिफॉर्मिंग फोर्सेज डू नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशन और रोटेशन, इट जस्ट प्रोड्यूस चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इन द बॉडी। यानी ये जो है किसी एटम और मॉलिक्यूल की पोजीशन में चेंज करते हैं, किसी एटम और मॉलिक्यूल की पोजीशन में चेंज करते हैं। अब सॉलिड क्या होता है आप सब जानते हैं, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, वॉल्यूम होता है। डेफिनेट शेप साइज जिसका होता है उसे हम सॉलिड कहते हैं। जिस सॉलिड में क्या होता है आप सब जानते हैं इन बातों को, हालांकि रिवाइज कर लीजिए। सॉलिड का अपना डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड के केस में कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, नो डेफिनेट शेप ना, नो डेफिनेट साइज, बट वॉल्यूम होता है इस केस में, ठीक है। सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होती है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो नेग्लिजिबल होती है, ये बात आप जानते हैं। लिक्विड के केस में जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है सॉलिड से ज़्यादा होती है, और गैसेज में तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी गैसेज में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। और लिक्विड में जो है डिस्टेंस गैसेज के कंपैरिजन में कम होता है, और सॉलिड में तो एकदम जीरो होता है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, जरा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक हम मान लीजिए हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस स्ट्रक्चर में ये मान लीजिए एटम और मॉलिक्यूल जो भी आप कंसीडर करना चाहें, ठीक है, इसमें ये स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। इस टाइप से स्प्रिंग से आप बॉल को जोड़ सकते हो, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि जो सॉलिड है उसमें एटम और मॉलिक्यूल जो है नेबरिंग एटम से सराउंडेड होता है। जो सॉलिड होता है, ये जैसे सॉलिड है कोई, इसमें इधर भी मॉलिक्यूल होता है, इधर भी 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 होता है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये सराउंडिंग मॉलिक्यूल से एकदम सराउंडेड होता है। यानी मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आप जानते हैं सॉलिड के केस में नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो ये एक बात आपके सामने मैंने रखी। अब यहाँ पर जो सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो क्या करते हैं, इस सॉलिड को जो है स्टेबल पोजीशन में रखते हैं, ठीक है, स्टेबल पोजीशन में रखते हैं, इसकी शेप और साइज में ज्यादा चेंज नहीं आने देते। अब यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये कोई एक स्ट्रक्चर है, ऐसे स्प्रिंग से हमने ये एटम्स मान लीजिए, जो ब्लैक डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एटम्स मान लीजिए, ठीक है, इस टाइप से इनको स्प्रिंग से जोड़ा हुआ है। अब इसमें से किसी एक एटम को आप डिस्प्लेस करो, किसी एक को डिस्प्लेस करोगे, जब डिफॉर्मिंग फोर्सेज को आप रिमूव करोगे, डिफॉर्मिंग फोर्सेज इस पर लगाया, ठीक है, एक एटम को डिस्प्लेस किया तो बाकी और भी डिस्प्लेस हो जाएंगे, है या नहीं। व्हेन सॉलिड इज, मान लीजिए ये एक सॉलिड है, सपोज दिस इज वन सॉलिड, राइट। जब इस पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स, मान लीजिए इस मॉलिक्यूल पर आपने अप्लाई किया डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, जब डिफॉर्मिंग फोर्सेज लगाएंगे इस पर, तो इस एटम और मॉलिक्यूल की जो पोजीशन है उसमें चेंज आएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा ये। और इस वजह से जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेज है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज हैं, तो वो चेंज होंगी। और जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्सेज को हटा लेते हैं, तो ये जो एटम और मॉलिक्यूल जिसकी पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट आया है, जो अपनी जगह को छोड़ करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये इसमें हम देख सकते हैं, ये एक स्प्रिंग बॉल सिस्टम है जिसमें इस फिनोमिना को काफी अच्छे से हम देख सकते हैं, ठीक है। यदि किसी एक, ये मान लीजिए बॉल है, तो किसी एक बॉल को भी आप डिस्प्लेस करोगे, एक बॉल को भी डिस्प्लेस करोगे तो बाकी भी डिस्प्लेस हो जाएंगे। और जैसे ही इस पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स आप लगा रहे हैं इसको रिमूव करोगे, ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगा, ठीक है। ये एक बात हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि वास्तव में रिजिड हो। रिजिड ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी हम कंसीडर करते हैं, ये बात आप जानते होंगे। लेकिन ये भी आप बात जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जैसे मैंने अभी यहाँ पर स्प्रिंग बॉल सिस्टम दिखाया। इस स्प्रिंग बॉल सिस्टम में एक इस बॉल को डिस्प्लेस किया आपने, तो इसकी शेप और साइज में चेंज आएगा। और जैसे ही इस डिफॉर्मिंग फोर्सेज को हटाया आपने, रिमूव किया, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्सेज लगाने से वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को परमानेंटली बदल लेते हैं, और एक्सटर्नल फोर्सेज को हटा लेने के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्सेज को हटा लेने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं करते हैं। तो दो कैटेगरीज हैं ऑब्जेक्ट की, एक तो है इलास्टिक ऑब्जेक्ट और एक है प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है। ऑब्जेक्ट रीगेन दियर ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्सेज को हटाने के बाद में यदि ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं, मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है, या इलास्टिक मटेरियल कहलाते हैं। और ऑब्जेक्ट और मटेरियल की ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। समझ में आया होगा। किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट लिया आपने, इस ऑब्जेक्ट पर आपने ये एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इधर से लगाया, इधर से लगाया, इधर से लगाया, इधर से लगाया,
या फिर कोई स्प्रिंग है, मान लीजिए ये स्प्रिंग है, इस पर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया आपने इस तरीके से इस तरफ, तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी, और जैसे ही इस एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेज को आप हटाएंगे, स्प्रिंग इमीडिएटली अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर जब एक्सटर्नल फोर्सेज को हटा लेने के बाद यदि ये एक्सटर्नल फोर्सेज जब आप लगा रहे हो तो इसने इतना वॉल्यूम कवर कर लिया जो डॉटेड पोर्शन है, और जैसे एक्सटर्नल फोर्सेज को हटाया मैंने, डिफॉर्मिंग फोर्सेज को हटाया, ये अपनी इस ओरिजिनल वॉल्यूम को रीगेन कर लेता है, शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो डिफॉर्मिंग फोर्सेज को हटा लेने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेते हैं, ठीक है, वैसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी कहलाती है। तो यही मैंने लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स रीगेन देयर ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेज। सच ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स आर कॉल्ड इलास्टिक ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। वहीं इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो हेलिकल स्प्रिंग का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक हेलिकल स्प्रिंग है, उसको आप स्ट्रेच करते हैं और रिलीज करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेती है। जैसे यहाँ पर ये ओरिजिनल शेप की एक हेलिकल स्प्रिंग है, अभी तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया है, कोई डिफॉर्मिंग फोर्सेज इस पर नहीं है, F = 0 है, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? स्मॉल l, ये ओरिजिनल शेप हो गई। अब जैसे ही इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स F लगाया आपने इस तरफ, तो इसकी लेंथ में क्या आ गया? एक्सटेंशन आ गया, यानी जब इसको आपने स्ट्रेच किया तो इसकी लंबाई बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? डेल्टा L लंबाई बढ़ गई। लेकिन जैसे ही इस डिफॉर्मिंग फोर्सेज को हटाएंगे, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्सेज को हटाते हैं, जीरो करते हैं, तुरंत ये स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हेलिकल स्प्रिंग कैसी है? इलास्टिक स्प्रिंग है। लेकिन वहीं दूसरे ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेज को हटा लेने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डू नॉट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेज। यदि ऑब्जेक्ट डिफॉर्मिंग फोर्सेज को हटा लेने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं, उनमें परमानेंट चेंज आ जाता है शेप और साइज में। ऐसे मटेरियल्स को हम प्लास्टिक मटेरियल या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और मटेरियल या ऑब्जेक्ट की ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं करता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। तो ये मीनिंग हुआ इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का। अब आप जानते हैं इलास्टिसिटी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, जैसे प्लास्टिसिटी का एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ यू अप्लाई फोर्स टू ए लंप ऑफ पुटी और मड, पुटी आप जानते हैं, या मड और क्ले, मिट्टी आप जानते हैं। आप मिट्टी पर, गीली मिट्टी है मान लीजिए कोई, और उस पर आपने फोर्स लगाया, तो क्या होता है? वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं और अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को खुद से रीगेन नहीं करते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अब ये जो इलास्टिसिटी है जो कि इतना इम्पोर्टेंट है, आप जानते हैं कि डेली लाइफ में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये रोल प्ले करता है इंजीनियरिंग में, ये रोल प्ले करता है बिल्डिंग्स को डिजाइन करने में, बनाने में, ब्रिजेस को बनाने में, ऑटोमोबाइल्स को बनाने में, रॉप वे को बनाने में। नॉलेज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक कॉन्क्रीट, steel, brick, etc. is essential, and also it is essential in selection of material for construction of space shuttle, submarine, satellite, spacecraft, etc. जब तक हमें मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज की नॉलेज नहीं है, तब तक हम उस मटेरियल से एक अच्छा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, डिजाइन नहीं कर सकते। यदि आपको एक अच्छी बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए, बिल्डिंग के लिए जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, उस रॉ मटेरियल यानी सीमेंट, ब्रिक, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसकी इलास्टिसिटी का नॉलेज आपको होना चाहिए, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज का नॉलेज आपको होना चाहिए। विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ रॉ मटेरियल, you cannot design a good building. Also you cannot have a good quality bridge, automobile or roadway, right? Similarly, if you want to construct space shuttle, submarine, satellite, आप जानते हैं इतने बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट होते हैं, शटल होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, सबमेरीन होते हैं। जैसे हवाई जहाज का एग्जांपल आप ले लीजिए। हवाई जहाज इतने लोगों को लेकर के उड़ान भर के ले जाता है, इतने ज्यादा वजन को लिफ्ट करके ले जाता है। तो हवाई जहाज को बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज हुआ है, उस मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना चाहिए हमें। जब भी सैटेलाइट को आपने लॉन्च किया, सैटेलाइट के
आगे ऊपर जब भेजा जाता है तो फ्रिक्शन भी होता है, तो उससे उसको बचाने के लिए उसी क्वालिटी का हमें मटेरियल यूज करना होगा। तो मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम उसकी मजबूती के बारे में जान पाए। ठीक है, तो इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल को के मजबूती के बारे में बताती है कि वो कितना मजबूत है। आप जानते हैं किसी बिल्डिंग को जब आप यूज करते हैं तो बिल्डिंग का अपना एक लाइफ टाइम होता है। चाहे ब्रिज की बात कर लें, चाहे बिल्डिंग की बात कर लें, चाहे ऑटोमोबाइल की बात कर लें, चाहे कोई भी, चाहे बाइक की बात कर लें, आप गाड़ी की बात करें, कार की बात कर लें, किसी भी व्हीकल की बात कर लें, किसी भी ब्रिज की बात कर लें, जो ब्रिज बनाए जाते हैं, किसी भी बिल्डिंग की बात करें, सभी का अपना अपना लाइफ टाइम होता है। एक लाइफ टाइम के बाद उनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक लाइफ टाइम के बाद उनकी इलास्टिसिटी जो है इतनी कम हो जाती है कि वो कभी भी डिफॉर्म हो सकते हैं। इलास्टिसिटी जब बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट डिफॉर्मेशन में आ जाएगा, यानी वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को चेंज कर लेगा और कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं लौटेगा। ठीक है, यानी इलास्टिसिटी लगभग जीरो के बराबर हो जाती है कुछ समय के बाद। आपने देखा होगा कि जब आंधी तूफान आते हैं तो एक बड़ा जो पेड़ होता है बेटा, एक बड़ा जो पेड़ होता है वो खड़ा रहता है, सॉरी खड़ा नहीं रहता, वो उखड़ के चला जाता है, आंधी तूफान में उखड़ जाता है। लेकिन एक छोटा सा तना, एक छोटा सा पौधा जो आपने कुछ ही दिन पहले लगाया है, या छोटा सा पौधा जो होता है, वो छोटा सा पौधा उस आंधी तूफान को झेल पाता है। लेकिन एक बड़ा पेड़ जो है उस आंधी तूफान को नहीं झेल पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े पेड़ में की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत काफी कम होती है, और छोटा जो प्लांट होता है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। आपने देखा होगा जो पोल्स होते हैं, जो पोल्स होते हैं, जो होलो पोल्स होते हैं, जैसे आपने सीढ़ियां देखी होंगी, स्टेयर्स देखी होंगी, आजकल एल्युमिनियम की स्टेयर्स आ रही है। ठीक है, एल्युमिनियम की सीढ़ियां होती है, वो वजन में काफी हल्की होती हैं। ठीक है, और होलो पाइप की बनी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो होलो पाइप की है तो मजबूत नहीं होंगे, होलो पाइप का मजबूती ज्यादा होता है। हमें मटेरियल देखना होगा कि आपने मटेरियल कौन सा सेलेक्ट किया है। आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो आई शेप के होते हैं, बिल्डिंग्स की जो छतें हैं उसमें जो प्लर्स लगाए जाते हैं, छत में देख लीजिए, या नीचे से जो प्लर्स लगाए जाते हैं वो लगभग आई शेप के होते हैं। तो इसके पीछे भी इलास्टिसिटी अपना रोल प्ले करता है, और इसके पीछे भी हम इस चैप्टर में जान पाएंगे कि क्यों आई शेप का हम रेलवे ट्रैक लेते हैं, क्यों आई शेप के हम पिलर्स को यूज करते हैं, और कैसे लाइफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है, कैसे किसी पर्वत की हाइट जो है 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। ये सारी बातें इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो अभी तक आपको इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या होता है? देखिए, स्ट्रेस का मतलब यहाँ पर ये कतई नहीं है कि आपका माथा दुख रहा है तो स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण माथा दुख गया, वो वाला स्ट्रेस नहीं है बेटा। ये स्ट्रेस है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। फिजिक्स में स्ट्रेस का मतलब होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। रीस्टोरिंग फोर्स यानी आप लिख सकते हो मैथमेटिकली, क्या लिख सकते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। अभी समझाता हूं मैं आपको रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा। रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसे कहते हैं स्ट्रेस। अब रीस्टोरिंग फोर्स है तो फोर्स को F लिख दिया, एरिया को A लिख दिया। ठीक है, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। और स्ट्रेस की यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला यदि हम देखें इसका स्ट्रेस का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए क्या आ जाएगा। फोर्स का क्या होता है? m1L1T-2 होता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, और एरिया का L2 होता है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो m1L-1T-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका? स्ट्रेस का। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है तो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है उसमें। जैसे मैंने अभी आपको हेलिकल स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था, ये हेलिकल स्प्रिंग थी। ठीक है, ये हेलिकल स्प्रिंग है। जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तब तक तो ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन किए, मतलब ओरिजिनल शेप और साइज में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इस पर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये जो हेलिकल स्प्रिंग है इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। मान लेता हूं लेंथ कितने से चेंज होता है? डेल्टा एल से चेंज होता है।
कितने से चेंज होता है, डेल्टा एल से चेंज होता है। और जैसे ही इस एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेज को हटाएंगे, इस फोर्स को जैसे ही रिमूव करेंगे, तो ये तुरंत ये हेलिकल स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस पर ये डिफॉर्मिंग फोर्स एफ लगा रहे हैं तो कोई फोर्स ऐसा है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे ही फोर्स इस अप्लाइड फोर्स को, डिफॉर्मिंग फोर्स को आप हटाएंगे, वैसे ही ये ओरिजिनल शेप और साइज में जा रही है। मान लीजिए आपने इस स्प्रिंग को इस तरफ खींचा, इस तरफ स्ट्रेच किया ऐसे, तो इस तरफ फोर्स लगाया आपने, लेफ्ट टू राइट में लगाया, तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो ये लेफ्ट की तरफ आती है, तो इसका मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जैसे हम क्या कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट लगता है। और ये रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा इस ऑब्जेक्ट को इसकी ओरिजिनल शेप और साइज में ले जाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, विच विल ऑलवेज बी अपोजिट टू द अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स, एंड दिस रीस्टोरिंग फोर्स विल ऑलवेज ट्राई टू कीप द ऑब्जेक्ट इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, इसे ही हम कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं, स्ट्रेस, जो F/A, और यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1 L-1 T-2। अब स्ट्रेस की यदि हम बात करें तो स्ट्रेस 3 टाइप का होता है। स्ट्रेस के 3 टाइप होते हैं बेटा, स्ट्रेस 3 टाइप का होता है। नंबर 1 यदि मैं बात करूं स्ट्रेस की, तो नंबर 1 स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल, जिसको आप टेंसाइल स्ट्रेस भी कह सकते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कह सकते हो, कंप्रेसिव भी होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हो। कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस, या नॉर्मल स्ट्रेस, कुछ भी कह सकते हो। दूसरा जो स्ट्रेस है वो है आपका शियरिंग स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस, कुछ भी आप कहिए, शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस को हम दूसरे नाम से और जानते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। कौन सा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी इसे कहते हैं। और इसके अलावा थर्ड कैटेगरी का जो स्ट्रेस है वो है आपका वर्क स्ट्रेस। क्या है, वर्क स्ट्रेस। और वर्क स्ट्रेस को हम दूसरे नाम से और जानते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस। वर्क को हम वॉल्यूम भी कहते हैं। तो ये 3 टाइप का स्ट्रेस होता है, नॉर्मल और टेंसाइल और कंप्रेसिव और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस और वर्क स्ट्रेस। ये 3 टाइप का स्ट्रेस होता है। 1 बाई 1 हम देखते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस क्या होते हैं। तो नंबर 1 हम बात करेंगे नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेस की। नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, तो देखिए, नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेस, नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेस, और इसमें मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करूंगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की मैं पहले बात करूंगा, फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस आपको बताऊंगा। दोनों ही हम यहां से समझ लेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी आप इसे कह सकते हो, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसे समझने के लिए हम एक वायर लेते हैं। मान लीजिए एक वायर है और इस वायर की अपनी एक लेंथ है, इस वायर की अपनी एक लेंथ है, ये लेंथ है स्मॉल एल, स्मॉल एल लेंथ का एक वायर है। अब मैंने क्या किया, इस वायर को स्ट्रेच किया, दोनों तरफ स्ट्रेच किया, ठीक है, या एक तरफ कर लीजिए आप, एक तरफ से स्ट्रेच कीजिए। जब इस दोनों तरफ से या एक तरफ से स्ट्रेच करते हैं, दोनों तरफ से भी आप कर सकते हो, तो जब दोनों तरफ से या एक तरफ से स्ट्रेच करते हैं तो वायर की लेंथ में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। एक फोर्स आपने इस तरफ भी लगाया और एक फोर्स इस तरफ भी लगाया, इस तरफ फोर्स लगाया, इस तरफ फोर्स लगाया, तो वायर की लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया। अब जो वायर की लेंथ आई, मान लेता हूं L प्लस डेल्टा L आ गई, ठीक है, यानी वायर की लेंथ बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, डेल्टा L से। डेल्टा किसको बता रहा है, लेंथ में चेंज को बता रहा है, क्योंकि आपने इधर फोर्स लगाया नॉर्मल फोर्स और इधर फोर्स लगाया। ये फोर्स कैसा है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगाया आपने, ध्यान रखिए, इसलिए इसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। नॉर्मल मतलब इससे क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर आपने लगाया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर आपने लगाया है इस फोर्स को, इसलिए नॉर्मल फोर्स कहेंगे, ठीक है। और यहां पर लेंथ में चेंज आ रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कह रहे हैं। लेंथ बढ़ रही है, इसलिए ये टेंसाइल स्ट्रेस है। कैसा है, टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा कैसे लिखा जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगा यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बराबर हो जाएगा नॉर्मल फोर्स ही आएगा ना, नॉर्मल फोर्स लिखो अपॉन एरिया लिखो, ठीक है। या फिर कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, नॉर्मल को लॉन्गिट्यूडनल फोर्स आप कह सकते हो अपॉन एरिया, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया ऐसे भी लिख सकते हो। तो एफ अपॉन ए, एफ लिखो या एफ एन लिखो, एक ही बात है, ठीक है। एफ लिख देते हैं हम, एफ अपॉन ए। यूनिट क्या आएगा, वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही यूनिट होगा और वही डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा। लेकिन इसे कंप्रेसिव स्ट्रेस कब कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस कब कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस कब कहेंगे, जब इस वायर जिसकी लेंथ स्मॉल एल है, इसकी ओरिजिनल लेंथ स्मॉल एल है, और यदि इस वायर पर मैं फोर्स इस तरीके से लगाता हूं, इस तरीके से फोर्स लगाता हूं कि इस वायर की लेंथ में इंक्रीज होने के बजाय ये लेंथ डिक्रीज हो जाए, तो इस तरीके से मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, है या नहीं, इस तरीके से फोर्स लगाना पड़ेगा। जब मैं इस तरीके से फोर्स इस पर लगा दूंगा तो इसकी लेंथ बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एल इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और यहां पर एल क्या हो रहा है, यहां पर एल इंक्रीज हो रहा है, एल इज इंक्रीजिंग, यहां पर एल इंक्रीज हो रहा है और यहां पर एल डिक्रीज हो रहा है। तो एल डिक्रीज हो रहा है यहां पर और यहां एल इंक्रीज हो रहा है। तो एल जब डिक्रीज होगा तो इसे हम कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इतना सा केवल अंतर है, बाकी ये नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव मतलब कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन। और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी क्या होगी, नॉर्मल फोर्स होगा, लेकिन अब ये नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है या नहीं। अब ये नॉर्मल फोर्स इस वायर की लेंथ को इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस केस में भी फॉर्मूला तो वही रहेगा और यूनिट भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, केवल लेंथ जो है डिक्रीज होगा। लेंथ जब डिक्रीज होता है तो स्ट्रेस कौन सा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स यदि एक दूसरे की तरफ अप्लाई करना है तो कंप्रेशन, और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे से अवे फ्रॉम ईच अदर, नॉर्मल फोर्स यदि अवे फ्रॉम ईच अदर लग रहा है तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि उस केस में लेंथ बढ़ेगी। और यदि नॉर्मल फोर्स एक दूसरे की तरफ लग रहा है तो वहां पर लेंथ डिक्रीज होती है, तो स्ट्रेस जो आएगा वो कौन सा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो ये एक बात हुई नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात हुई। अब यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपसे स्ट्रेन की भी बात कर लेता हूँ। स्ट्रेन की भी मैं यहाँ पर बात करूंगा आपसे। स्ट्रेन, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस आपको 3 टाइप का बताया। यहीं पर भी यदि मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेन का मतलब क्या है, स्ट्रेन का मतलब क्या है वो भी देखिए, स्ट्रेन भी हम साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। स्ट्रेन का मतलब है इट इज द रेशो, it is the ratio of change in dimensions to the original dimensions, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा। अब आप देख रहे हैं स्ट्रेन जो यहां से हम लिख रहे हैं, स्ट्रेन क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला यदि लिखे हैं तो चेंज इन डायमेंशन, चाहे वो लेंथ में चेंज है, चाहे एरिया में चेंज है, वॉल्यूम में चेंज है, जिसमें भी चेंज है, लेंथ एरिया वॉल्यूम ये सब इसके डायमेंशन ही कहलाएंगे। चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो ये सेम फिजिकल क्वांटिटी हुआ, ऊपर भी डायमेंशन है नीचे भी डायमेंशन है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो का कोई यूनिट होता है कि कोई यूनिट नहीं होता, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, नो डायमेंशन, ठीक है, नो डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन जो भी आप लिखना चाहें, क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो है इसलिए ऐसा होगा। अब स्ट्रेस जैसे 3 प्रकार का था वैसे ही स्ट्रेन भी 3 टाइप का होता है। वही नॉर्मल, पहले टाइप का स्ट्रेन जो है नॉर्मल, या जिसको आप टेंसाइल स्ट्रेन भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, या कंप्रेसिव स्ट्रेन भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरे टाइप का है शियर स्ट्रेन, कौन सा है, शियर स्ट्रेन, शियरिंग या शियर स्ट्रेन,
या सियरिंग स्ट्रेन, जो भी लिखना चाहो, सियरिंग SHEARING, सियरिंग स्ट्रेन। और तीसरा है वल्क और वॉल्यूम स्ट्रेन, वल्क और वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, सियरिंग स्ट्रेन को आप दूसरा नाम भी जानते हो, टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन भी 3 टाइप का होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो अभी देखिए हमने एक स्ट्रेस की बात की थी, कौन सा स्ट्रेस, नॉर्मल और टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसकी बात की। अब यहीं पर हम बात कर लें नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेन, नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेन। और इसमें भी मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, जैसे आपने कहा कि वायर है, वायर जिसकी लेंथ L है, दोबारा से बना लेते हैं, ये वायर है, ये वायर है जिसकी लेंथ L है। जब इस वायर की लेंथ L में आप चेंज करोगे, मान लीजिए वायर की लेंथ को आप बढ़ा रहे हो, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा दोनों तरफ से। कौन सा फोर्स लगा करके, FN, नॉर्मल फोर्स लगा करके। नॉर्मल फोर्स को एक दूसरे से अपोजिट, दूर, एक दूसरे से दूर की तरफ लगाएं तो इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। कितना चेंज आया, इसकी लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L, तो जो चेंज आया लेंथ में वो डेल्टा L आया, डेल्टा L चेंज आया। ओरिजिनल लेंथ कितना है, L है, तो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो यहाँ पर होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो कितना होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यही तो होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि यहाँ लेंथ में चेंज आ रहा है इसलिए ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा L हो गया और ओरिजिनल लेंथ L हो गया। तो ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो है, इसलिए इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा, ना कोई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो ये नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सिमिलरली यू में डिफाइन कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन भी डिफाइन कर सकते हो आप साथ के साथ। कंप्रेसिव स्ट्रेन में भी क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन में भी यही होगा, डेल्टा L अपॉन L। यदि लेंथ, केवल चेंज क्या आएगा, यहाँ तो लेंथ बढ़ रहा था, अब लेंथ डिक्रीज हो जाए तो कंप्रेसिव स्ट्रेन भी यही होगा। तो यहाँ तो इस केस में तो लेंथ डिक्रीज होता है, L डिक्रीजेज, L डिक्रीजेज, ठीक है। और यहाँ L क्या होगा, L इंक्रीज होता है। यदि लेंथ इंक्रीज हो रहा है फोर्स लगाने से, नॉर्मल फोर्स लगाने से लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला देगा। और यदि लेंथ डिक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज होगा, इस वायर पर आप फोर्स कैसे लगाएं, एक दूसरे की तरफ लगा दो। इस तरीके से जब आप फोर्स लगाओगे तो इस वायर की लेंथ में क्या आएगा, कमी आएगी। ठीक है, तो इस केस में जो चेंज इन लेंथ होगा डेल्टा L, और जो ओरिजिनल लेंथ है L, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L है, तो डेल्टा L और L का रेशियो क्या आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगा। ठीक है, और ध्यान रखिए स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अब हम बात करेंगे सियरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन, सियरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन, इसकी हम बात कर लेते हैं। सियरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन, सियरिंग स्ट्रेन, सियरिंग स्ट्रेन से पहले हम स्ट्रेस की बात करेंगे। सियरिंग स्ट्रेस जिसे हम दूसरा भी कहते हैं क्या, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस शेप का ऑब्जेक्ट है सिलेंड्रिकल, और इसकी मान लीजिए ये मान लेते हैं ये L है लेंथ, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, नीचे वाले को फिक्स कर दिया, नीचे वाले को फिक्स किया, ये वाला फिक्स है पोर्शन, और ऊपर वाले पर मैं फोर्स लगाता हूं। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ऊपर वाले पर जब इस पर फोर्स लगाऊंगा, इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा, जब इसको फिक्स रख दूंगा, ये नीचे वाला फिक्स कर दिया और ऊपर वाले पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया, इसलिए इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस कह रहे हैं। इस सरफेस के टेंजेंशियल लगाया है इसलिए टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाएगा। और ध्यान रखिए एक सरफेस फिक्स है, पहले वाले स्ट्रेस में दोनों सरफेस फ्री थे, कोई भी हमने फिक्स नहीं किया था,
लेकिन यहाँ पर हमने लोअर पोर्शन को, आप चाहें तो अपर को फिक्स कीजिए, आप चाहें तो लोअर को फिक्स कीजिए, एक को आपने फिक्स कर दिया और दूसरे अपोजिट फेस पर आपने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, तो क्या सिचुएशन होगी? ओरिजिनल सिचुएशन ये थी, ये ओरिजिनल सिचुएशन थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप टेंजेंशियल फोर्स एफ लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, कुछ इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी, कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर निकल के आएगी, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर आएगी, इस टाइप की, ठीक है। और यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक शिफ्टिंग हुआ, ये पॉइंट है ए और ये कहाँ चला गया, ए डैश पर चला गया। ये पॉइंट था वी और कहाँ चला गया, वी डैश पर चला गया। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, जब आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ए डैश पर चला गया, बी डैश पर चला गया। जितना ए से ए डैश का डिस्टेंस है उतना ही बी से बी डैश का हुआ होगा, ठीक है। और इस डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा एक्स लिख देता हूँ, ये जो चेंज आया पोजीशन में। और ये जो लेंथ है ये तो वही रहेगा एल, और ये एंगल मान लीजिए जो चेंज यहाँ पर आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कितने से आ रहा है, थीटा से आ रहा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये भी कितना होगा, थीटा। इसको मैं सी मान लेता हूं, इसको डी, तो ये सी और ये डी, ठीक है। इस तरीके से इस केस में जो स्ट्रेस है ये शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, जो शेयरिंग स्ट्रेस होगा, शेयरिंग स्ट्रेस जो यहाँ पर होगा, शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होगा, शेयर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस किसके बराबर होगा? शेयर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस की जो वैल्यू यहाँ पर होगी, ये होगी आपका टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स, एफ टी। एफ टी का मतलब है, एफ टी क्या है यहाँ पर? टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, पहले कौन सा फोर्स था? नॉर्मल फोर्स था पहले वाले स्ट्रेस में, यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, ये कहलाया आपका टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस। यूनिट वही रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन वही रहेगा, m1 L-1 T-2, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लें किसकी, साथ ही साथ स्ट्रेन की बात कर ले। ये तो मैंने शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में बताया, लेकिन यदि बात की जाए शेयरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन की बात की जाए, टेंजेंशियल स्ट्रेन, इसकी यदि यहाँ पर बात की जाए, शेयरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन की यदि यहाँ पर बात की जाए, तो ये क्या होगा? शेयरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन, या फिर मैं कहूँ शेयर स्ट्रेन, ठीक है, जिसको मैं टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कह सकता हूँ। स्ट्रेन की बात हो रही है तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यही तो होगा। अब चेंज इन डायमेंशन यानी चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स आया, और ओरिजिनल कितना था, एल था, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल, यही तो होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एल। यानी ये जो थीटा है ये आपको स्ट्रेन के बारे में बताएगा, यही तो चेंज है। और इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा, ए सी ए डैश। इस ए सी ए डैश से, इस ट्राइंगल ए सी ए डैश से टेन थीटा को आप क्या लिखोगे? टेन थीटा लिखा जाएगा आपका डेल्टा एक्स अपॉन एल, होगा या नहीं? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन आएगा ना, टेन, तो क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यही होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 10 है, 10, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर क्या हुआ? डेल्टा एक्स हुआ, और बेस क्या हुआ? एल हुआ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ, परपेंडिकुलर क्या हुआ? डेल्टा एक्स, और बेस क्या हुआ? एल हुआ, टेन थीटा डेल्टा एक्स अपॉन एल। और यही थीटा जो है स्मॉल है, और इसी थीटा को आप टेंजेंशियल स्ट्रेन कहेंगे। इसी थीटा को क्या कहते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और यही टेंजेंशियल स्ट्रेन, इसको आप थीटा भी लिख सकते हो, ये कहलाता है टेंजेंशियल स्ट्रेन। या फिर लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये कहलाएगा शेयरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन, रेडियन में वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू किस में आ जाएगी? रेडियन में। शेयरिंग स्ट्रेस जो है, स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस है, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेन क्या है? डायमेंशन लेस है, ध्यान रखिएगा, डायमेंशन लेस है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो है। चलिए, थर्ड जो स्ट्रेस है, थर्ड जो कैटेगरी है, ये सेकंड हमने बात कर ली शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन की। थर्ड है वल्क स्ट्रेस, वल्क
वर्क स्ट्रेस, या फिर दूसरा नाम क्या देते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस, इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये कोई मान लीजिए बॉल है, ये कोई बॉल है। अब इस बॉल पर आपने चारों तरफ से फोर्स लगाया, इस तरीके से आप फोर्स लगा रहे हो, चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हो, इस तरीके से आपने फोर्स लगाया इस बॉल पर, तो क्या होगा, इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। क्या आएगा, इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, इस बॉल के वॉल्यूम में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम अब मान लीजिए डॉटेड शेप जो मैंने बनाया है इतना हो गया वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो है चेंज इन वॉल्यूम को बता रहा है डेल्टा वी, और ओरिजिनल वॉल्यूम इसका कितना है, ओरिजिनल वॉल्यूम जो इनिशियल जो ये पोर्शन है इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो v है। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी है। अब यहाँ पर जो आपने फोर्स लगाया है वो कैसे लगाया है, नॉर्मल फोर्स लगाया है। फोर्स कैसे लगाया है, नॉर्मल फोर्स लगाया है। तो जो वर्क स्ट्रेस होगा, वर्क और वॉल्यूम स्ट्रेस ये किसके बराबर आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। ये नॉर्मल फोर्स ही तो है, एफ एन, ये सभी नॉर्मल फोर्स है, एफ एन अपॉन ए हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं वर्क और वॉल्यूम स्ट्रेस, और इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, इसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और नाम है, तीसरा नाम और है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी इसे कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी इसे कहते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली एफ अपॉन ए है क्या, हाइड्रोलिक प्रेशर हो गया एक तरह से। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर होता है, ऐसा भी आप कह सकते हो। ये हाइड्रोलिक प्रेशर हो गया एक तरह से, क्या कौन सा हो गया, हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू हाइड्रोलिक प्रेशर, ऐसा कह सकते हो। ये फॉर्मूला हो गया, और यूनिट इसका वही होगा, डायमेंशन भी वही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्क स्ट्रेन, या फिर कहें वॉल्यूम स्ट्रेन, या फिर कहें हाइड्रोलिक स्ट्रेन, ये भी तो कह सकते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेन। तो ये क्या होगा, पता चल गया होगा आपको। यहाँ पर चेंज किस में आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। यहाँ पर चेंज किस में आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी, ये हो गया आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेन और वर्क स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये एक बात हुई वर्क स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन और हाइड्रोलिक स्ट्रेन की। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम हुक्स लॉ और स्ट्रेन कर्व की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।